हेलो बच्चों, क्या हाल है? ठीक है सभी लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। लाइव क्लासेस में बच्चों जो प्रैक्टिस सेट्स आपको लगवाए जा रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट्स आप लोग लगातार कंप्लीट करते रहें और जो शॉर्ट वीडियोस आ रहे हैं उनको भी आप लोग देख करके उनके नोट्स बनाते रहें। और इसी श्रृंखला में मैंने सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस के द्वारा आपका रिवीजन करा दिया जाए, जिससे आपको एग्ज़ाम में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी कोर्स पूरी तरह पढ़ा हुआ नहीं है या फिर जो नए बच्चे हों जो अभी कोर्स से रिलेट नहीं हैं, तो आगे आगामी परीक्षाओं के लिए कुछ विशेष रूप से उनके टॉपिक्स का रिवीजन करा दिया जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग कुछ वीडियोस भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन किया गया होगा। तो ये सभी के लिए बेनिफिशियल है, लाभप्रद है। आप लोग इनको तैयार करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, अन्य बच्चों तक इस जानकारी को पहुंचाएं। जिनका टॉपिक क्लियर ना हो वो लोग इन वीडियोस को देख करके अपने टॉपिक को क्लियर करें, अपने नोट्स को बनाएं और उसके बाद जो आपकी शाम को जो लाइव क्लास चल रही है उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। उससे आपके बहुत बेनिफिट हैं और उसमें जो टॉप 10 क्वेश्चंस आपको लगवाए जाते हैं उन क्वेश्चन से आपकी तैयारी बेटा अच्छी हो जाएगी और आप और ज़्यादा इंप्रूव हो जाओगे। ठीक है, तो अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए लगातार कंटिन्यूअसली एफर्ट करते रहें और हम भी आपके साथ इसी प्रकार लगातार आपकी तैयारी को अच्छा करने के लिए जो हो सकता है वो करने का मैं प्रयास करूंगा अपनी तरफ से। और जैसा ही आप देख रहे हो कि कंटिन्यूअसली जो मुझसे हो सकता है मैं एफर्ट कर रहा हूं, तो इसी रिवीजन की श्रृंखला में आज हम लोग अपनी पहली यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, सभी लोग मन लगा करके इसकी तैयारी करें। जिन बच्चों को आता है वो रिवाइज कर लें और जिन बच्चों का भी कोर्स पढ़ा हुआ नहीं है वो लोग ध्यान से इसके नोट्स बनाएं और उसके बाद तैयारी करें। ठीक है, तो अभी तक आपकी जो भी प्रिपरेशन चल रही थी उसको और अच्छा करने के लिए आप हमारे साथ साथ रिवीजन करें, जिससे आप थ्योरी वाले सेक्शन में भी आप अच्छी तरह अपनी तैयारी को इंप्रूव कर पाएं। प्रैक्टिस सेट में जो लाइव क्लास चल रही है उसमें तो न्यूमेरिकल्स भी लगवाए जा रहे हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन अलग से कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर हमको रिवीजन करा दें। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज ये पहला वीडियो आपके सामने हम लोग लेकर आ रहे हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पूरी तरह मन लगाएं पढ़ाई में और नोट्स बनाना चालू कर दें। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग लगा लो सभी लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अर्थात स्थिर वैद्युतिकी। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, इलेक्ट्रो का यहां पर मीन्स होता है बेटा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट स्टेट अर्थात विरामावस्था, मीन्स रुका हुआ। इलेक्ट्रॉन और विराम अवस्था, ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी यूनिट है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करते हैं। और इलेक्ट्रॉन की कौन सी अवस्था? तो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट स्टेट, जिसको विराम अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या है? फंडामेंटल चार्ज, ये बेसिक जानकारी सभी को पता होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको मूल आवेश अर्थात फंडामेंटल चार्ज के नाम से जाना जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है जिसको मूल आवेश कहते हो, फंडामेंटल चार्ज कहते हो, यही सब कुछ है बेटा, इलेक्ट्रॉन ही सब कुछ है। अभी आप पढ़ोगे, अगर इलेक्ट्रॉन ना होता तो कुछ ना होता। इलेक्ट्रॉन के कारण ही चार्ज डेवलप होता है और उससे करंट जनरेट होता है, उससे मैग्नेटिक फील्ड आता है, उससे अन्य इक्विपमेंट काम करते हैं, जो करंट आती है। तो ये सारा जो सिस्टमैटिक पूरा प्रारूप है उसका जो जन्मदाता आप कह सकते हो, जो ओरिजिन है, वो है इलेक्ट्रॉन। और इसलिए इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको पढ़ना जरूरी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की रेस्ट स्टेट अर्थात विराम अवस्था का अध्ययन जिस यूनिट के अंतर्गत हम लोग करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों के विद्यार्थी मन लगा करके तैयारी करें, किसी भी प्रकार की टेंशन की जरूरत नहीं। आप जानते हो मैं दोनों में लगातार सेंटेंस को कंटिन्यूअसली बोलता रहता हूं, तो आपको नोट्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस जहां पर आपको लगे कि मुझको नोट्स में ये पॉइंट लिखना है, वहां पर आप वीडियो को पॉज करें, कॉपी में नोट करें और उसके बाद फिर आगे की ओर बढ़ें। कुल मिलाकर के आप वैसे पढ़ाई करें जैसे आप क्लास में स्टडी करते हो, तो आप और अच्छा अपने आप को इंप्रूव कर पाओगे
पाओगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन होगी। तो पहला पॉइंट तो हमको समझ में आ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज दैट यूनिट ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द रेस्ट स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिसमें इलेक्ट्रॉन के विरामावस्था का हम अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लियर? अर्थात स्थिर वैद्युत की। हिंदी में क्या बोलते हो? स्थिर वैद्युत की। ये बात सभी को समझ में आ गई। तो ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात हो गई। यूनिट की शुरुआत भी हो चुकी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंट्रोडक्शन हो चुका, इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप इस बात को हमेशा याद रखो कि इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल, इसको मूल कण के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल होता है बेटा वो -1 E0 भी लिखा जाता है या -1 बीटा 0 भी लिखा जाता है, या कहीं कहीं इसको केवल E- लिख करके छोड़ दिया जाता है। दैट इज द इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का मास सभी लोग जानते हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन परिचय जरूरी है ना? जो एक प्रकार की कह सकते हो जो पिलर्स होते हैं उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक का पिलर होता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा बहुत ही जरूरी है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है सभी लोगों को लर्न होगा, फिर भी मैं बता देता हूं 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और चार्ज ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सभी को बात समझ में आ गई? तो सिंबल भी हो गया, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, सारी बातें हम लोगों ने क्लियर कर ली। और इलेक्ट्रॉन है क्या? फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहां पर होती है? सभी लोग जानते हो कि किसी भी परमाणु में, किसी भी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड, क्लियर? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके अराउंड जो चार्ज पार्टिकल वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है, और ऐसे चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल विच रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। ये नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है। दिस इज द न्यूक्लियस। ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है जिससे आप डायग्राम से समझ पाएं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी मूलकण होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की उपयोगिता सबसे ज्यादा होती है। क्लियर हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां पर होता है? आउटसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां पर होते हैं? नाभिक के अंदर। और इलेक्ट्रॉन कहां पर होते हैं? नाभिक के बाहर। दे कैन बी इजिली रिमूव्ड। इनको पदार्थ से आसानी से हटाया जा सकता है, इसको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा सकता है। ठीक है ना? ये लगातार घुमक्कड़ प्रवृत्ति का है, ये फ्री है, ये मोशन कर सकता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पे ही हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। और इससे पहले भी जितने भी बुद्धिजीवी आए हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन पे ही फोकस किया और आज दुनिया को यहां तक पहुंचा दिया। इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम कतई भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्लियर बेटा? उसके बाद सब लोग याद कर लेना, इलेक्ट्रॉन कॉमा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, देखो E- P+, न्यूट्रॉन 0, इन सब को फंडामेंटल पार्टिकल्स अर्थात मूल कण कहा जाता है। ठीक है? फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब सभी लोग जानते हो ना, फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? मूल कण। तो ये सारे मूल कण होते हैं, इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स के नाम से जानते हो, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां पर होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस। और आपकी जानकारी के लिए चार्ज ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम तो पहले ही आ गया बार बार, चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो सब लोग जानते ही हो। वैसे मैं सिस्टमेटिक रूप से बताता तो चार्ज के बारे में पहले, फिर यूनिट, फिर डायमेंशन, लेकिन चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सभी को पता है कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। बस प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हो धन आवेश। ठीक है? और इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हो बेटा? नेगेटिव चार्ज, अर्थात इस पर कौन सा आवेश होता है? तो इस पर होता है ऋण आवेश। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई। और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल, उदासीन। क्लियर? जो कि हमको जिंदगी में कभी नहीं बनना है। उदासीन लोगों का जीवन में कोई स्थान नहीं होता, इसलिए हमेशा चार्ज आप में होना चाहिए, आप में हमेशा एक एनर्जी लेवल होना चाहिए, आप एक्साइटेड स्टेट में हमेशा रहने चाहिए, आपके अंदर स्फूर्ति होनी चाहिए पढ़ाई करने की, कार्य करने की, योजना बनाने की, टारगेट को पाने की। बस ऐसे ही आवेश होता है जिसको हम लोग चार्ज के नाम से जानते हैं। सभी को बात क्लियर हो गई? तो बेसिक्स हमको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वो ब्रांच है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन का डिनोटेशन क्या होता है? -1 बीटा 0 या +1 बीटा 0। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन चक्कर कहां लगाता है? परमाणु में, नाभिक के बाहर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसमें अपनी अपनी बातचीत करी, जैसे रदरफोर्ड, इन्होंने अल्फा पार्टिकल
पार्टिकल या अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की स्थितियों को जानने का प्रयास किया था। एक सफलतापूर्वक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिसको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अर्थात रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के नाम से जाना जाता है। अब इलेक्ट्रॉन की जब बात आई तो इलेक्ट्रॉन को दो प्रकार की कैटेगरी में बेटा बांटा गया। एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हो, वे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से दूर की ऑर्बिट में हो, जो नाभिक से दूर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन हो, दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर ऑलवेज आउटसाइड, या ये कह सकते हो अवे, सॉरी आउटसाइड क्यों बोलोगे, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इन पर नाभिक का आकर्षण सबसे कम कार्य करता है, तो इनको मुक्त इलेक्ट्रॉन बोला गया। दूसरी ओर वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाभिक के पास वाली कक्षा में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास वाली कक्षा में होते हैं उनको बाउंड इलेक्ट्रॉन अर्थात बद्ध इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन पर लगने वाला जो नाभिक का आकर्षण है वो सबसे ज्यादा होता है। तो किन पर नाभिक का आकर्षण सबसे ज्यादा होगा, नाभिक के पास वाले इलेक्ट्रॉनों पर। जैसे इस आप इलेक्ट्रॉन को देखो, ये न्यूक्लियस के बहुत पास है, बहुत नियरर है, इसलिए इस पर नाभिक के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल सबसे अधिक होगा। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं नाम दूं तो इस इलेक्ट्रॉन को मैं क्या बोल सकता हूं, बाउंड इलेक्ट्रॉन अर्थात बद्ध इलेक्ट्रॉन। एंड दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से दूर की ऑर्बिट में है बेटा, इस पर नाभिक का आकर्षण लगेगा तो, लेकिन इस वाले इलेक्ट्रॉन की तुलना में कम लगेगा, इसलिए ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने क्या बोल दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन, या इसी को आप लोग क्या बोलते हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो आपको कतई भी कंफ्यूज नहीं होना है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में मुक्त इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होता है जो न्यूक्लियस से अर्थात नाभिक से दूर हो परमाणु के अंदर, लेकिन नाभिक से दूर हो, उसको आसानी से आप हटा सकते हो, उसको आसानी से आप रिप्लेस कर सकते हो। और बाउंड इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के पास वाली ऑर्बिट में होता है, इसको हटाया नहीं जा सकता। तो बेटा ये बेसिक्स हैं, ये हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए, आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, आप नेवी की तैयारी कर रहे हो, आप जेई की तैयारी कर रहे हो, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप टीजीटी पीजीटी, आप कोई भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो, ये तो यूनिट ऐसी है कि इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते प्यारे बच्चों। तो आप इसको समझने का जरूर प्रयास करें। ये बेसिक्स हैं, जिसका बेसिक्स अच्छा होता है उसकी सब्जेक्ट में कमांड हमेशा बहुत जबरदस्त होती है। इसलिए आपको पिलर्स मजबूत करने हैं, पिलर मजबूत होंगे तो मीनार बहुत ही मजबूत बनेगी और देखने में बहुत खूबसूरत और लाजवाब लगेगी और बहुत दिनों तक स्टेबल रहेगी। इसलिए सबसे पहले बेसिक्स पे आप मेहनत करें और इन चीजों को आप अच्छा तैयार करें। तो सभी को बात समझ में आ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक की पूरी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। सारे पॉइंट्स आप नोट करते जाएं, जो जो आप लोगों को नोट करने वाले लगे इनको आप वन लाइनर बना करके लिखते जाएं। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, प्रोटॉन का चार्ज क्या है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल होता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां पर होता है, इलेक्ट्रॉन कहां पर होता है, ये सारी कंडीशंस को आप आसानी से नोट करते जाएं, पूरे उत्साह के साथ तैयारी करते जाएं। और ये मत सोचें कि एग्जाम कब होना है, आप ये सोचें कि आपकी तैयारी कितनी है। एग्जाम की डेट पर ध्यान ना दे करके आप अपने एग्जाम के लिए आपकी जो प्रिपरेशन है आप उस पर फोकस करें, ठीक है। तो जल्दी सभी लोग नोट कर लें। सारी पढ़ाई समझ में आ रही हो तो लाइक भी करते चलें, और जो बच्चे इस समय वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल नोटिफिकेशन अर्थात घंटे को दबा दें, जिससे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप पर आपके पास सबसे पहले पहुंचते जाएं, ठीक है बेटा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाक से, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और लगातार मेहनत करते रहो। क्लियर हो गया बेटा, नोट कर लें जल्दी से, ठीक है बच्चों। तो अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में समझा। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज अर्थात वैद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको हम लोग बेटा बोलते हैं आवेश, ठीक है। आवेश है क्या, सबसे पहले बात आती है कि चार्ज क्या है। वैद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी इकाई है, या ये कह सकते हो एक ऐसी राशि है, दैट क्वांटिटी, जो चालन या फिर ये कह दो जो वैद्युत धारा को उत्पन्न करती है, और इस वैद्युत धारा के कारण वैद्युत क्षेत्र आता है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हो।
मैग्नेटिक फील्ड आता है जिसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हो। ये सारी चीजें जिससे डेवलप होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज यानी आवेश। वैद्युत आवेश अर्थात इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज बेटा, ठीक, जिसको बोला जाता है धन आवेश। दूसरे को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज अर्थात ऋण आवेश। ठीक है, तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, धनावेश और ऋण आवेश। एक को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज। सभी को बात समझ में आ रही है? कंटेंट पे फोकस किया करो। देखो एक बात हमेशा याद रखो, आप कोई भी टॉपिक कहीं पर भी पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप मुझसे पढ़ो, आप कहीं पर भी पढ़ो, यूट्यूब में तो तमाम ऑप्शन है पढ़ने के। बस एक बात ये ध्यान दो कि हमको स्टडी वहीं करनी है जहां पर हमको अच्छा कंटेंट मिल सके। किसी भी विषय की आप तैयारी करें, मैथमेटिक्स की आप प्रिपरेशन करें, फिजिक्स की प्रिपरेशन करें, एकेडमिक के स्टूडेंट हैं तो आप केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करें, ठीक है, आप कोई भी जनरल साइंस पढ़ें, जीएसजी के जिसको बोला जाता है, कुछ भी आप पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, आप हमेशा ये ध्यान दें कि आपके सामने जो मैटर दिया जा रहा है, पहली बात वो मैटर आपके काम का है कि नहीं काम का है, कि आप ऐसे ही फालतू में पढ़ रहे हो, जो एग्जाम में नहीं आना वो भी पढ़े चलाए दे रहे हो। और दूसरी बात ये हमेशा ध्यान रखो कि जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है, वो किस प्रकार का कंटेंट है। क्या वो वही सारी बातें बताई जा रही हैं जो किताबों में लिखी हैं? अगर वही सारी बातें सेम वैसे ही बताई दी जा रही हैं जो बुक्स में लिखी गई हैं, कुछ भी अलग नहीं मिल रहा है, हम लोग कुछ अलग तो बता नहीं देंगे, लेकिन अगर कुछ उसको डिफर तरीके से बता रहे हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। और अगर आपको किताब की भाषा पढ़नी है, वैसे ही सेम मैटर पढ़ लेना, एक लाइन एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी है, या आपके सामने जो कंटेंट दिया जा रहा है वो बिल्कुल उसी प्रकार का है, तो इससे अच्छा तो आप किताब उठा के पढ़ लो, अपना समय क्यों बर्बाद करो, ठीक है ना। इसलिए तो मेरा ये कहने का मतलब ये था कि लगातार आप अच्छी प्रिपरेशन करें, कंटेंट पे फोकस करें, मुझको तैयारी कैसी करनी है इन चीजों पे विशेष रूप से ध्यान दें, ठीक है। तो वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक को बोला जाता है धन आवेश और दूसरे को बोला जाता है ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। क्लियर हो गया? इसको हम लोग अगर सिंबल से रिप्रेजेंट करें तो एक को बोलते हैं प्लस क्यू और एक को बोलते हैं माइनस का क्यू। स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू में कोई भिन्नता नहीं, आप जैसे लिख पाओ समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। स्मॉल क्यू भी चार्ज है, कैपिटल क्यू भी चार्ज है। तो एक बात तो ये हमको समझ में आ गई, और उसके बाद ये हमेशा याद रखना कि जो आवेश होता है इसकी जो उत्पत्ति है, ओरिजिन ऑफ चार्ज, आवेश की जो उत्पत्ति है मींस ओरिजिन ऑफ चार्ज, वो अलग अलग प्रकार से होता है, जिसमें पहला प्रकार होता है, जो पहला मेथड है, जो पहला वे है जिससे चार्ज को उत्पन्न किया जाता है, फ्रॉम विच एनी चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड, उसको बेटा हम लोग बोलते हैं घर्षण के द्वारा, ठीक है। इसको बोलते हो फ्रिक्शन मेथड या बाय द फ्रिक्शन, अर्थात घर्षण के द्वारा। तो किसी भी वस्तु में आवेश को उत्पन्न करने का पहला प्रकार है फ्रिक्शन अर्थात घर्षण। 11th के कोर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो उनको अभी मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग उससे तैयारी कर लेना। तो फ्रिक्शन अर्थात घर्षण के द्वारा, घर्षण जानते हो ना, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो उनके बीच एक फ्रिक्शन लगता है, उनके बीच एक घर्षण लगता है, और वही जो घर्षण होता है उससे चार्ज भी डेवलप होता है, उससे आवेश आता है। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग जानते होंगे इस बात को कि अगर हमारे पास कोई भी एक कांच की छड़ है, ग्लास रॉड, उसको अगर हम लोग किसी सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ दें, सिल्क क्लॉथ, ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेना, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी आता है। कांच की छड़, ग्लास रॉड, मैंने ए और बी कह दिया। तो अगर आप किसी भी कांच की छड़ को किसी सिल्क के कपड़े के साथ ऐसे ऐसे घिसो, ऐसे ऐसे रगड़ो, ठीक है ना, तो इनमें आवेश उत्पन्न होता है, अर्थात इनमें चार्ज आता है। तो कांच की छड़ पे चार्ज क्या आता है? पॉजिटिव, और सिल्क पे बेटा चार्ज क्या आता है? नेगेटिव। ये बात सभी को समझ में आ गई? इसको आप तैयार कर लें कि जब दो बॉडीज आपस में रब करी जाती हैं, आपस में रगड़ी जाती हैं, तो उनमें आवेश की उत्पत्ति होती है, उनमें चार्ज डेवलप होता है, और ये जो चार्ज होता है ये फ्रिक्शन मेथड से आया,
और ये दो प्रकार का है, पॉजिटिव और निगेटिव। एक वस्तु पर आवेश आएगा प्लस और दूसरे पर माइनस। अब बात यह है कि ये हो कैसे गया, क्या कोई चमत्कार हो गया कि चार्ज आ गया? तो चमत्कार नहीं हुआ, फिर से वही बात आ गई। ये पूरा काम जिसने किया उसका क्या नाम है? उसका नाम है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक ऐसी शक्ति है, आप ये कह दो, इलेक्ट्रॉन एक ऐसा अद्भुत प्रभाव है तो ये मूल आवेश। अब तुम ये ना कहीं कह देना पेपर में कभी निम्न में से शक्ति है कह दो इलेक्ट्रॉन। मेरे समझाने का मेथड कुछ ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पावर है जो चार्ज को लेके आता है। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा मूल आवेश है जो आवेश को लेके आता है। क्लियर? अब बात यह है कि पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है तो निगेटिव कैसे आता है। तो इसका प्रमुख आंसर है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेश आता है। ठीक है, अब ये बात आएगी प्लस माइनस आएगा कैसे, थोड़ा ये भी बता दीजिए। तो जब आपने कांच की छड़ को सिल्क के साथ रगड़ा तो कांच के जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन देखो वही चर्चा आ गई जो अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि कांच के परमाणुओं में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन कांच से निकल के कहां चले गए? सिल्क के परमाणुओं में चले गए। और जब ये इलेक्ट्रॉन कांच से निकलकर सिल्क के परमाणुओं में पहुंचे तो सिल्क में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। और कांच से इलेक्ट्रॉन निकले, ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकले तो ग्लास में इलेक्ट्रॉनों की बेटा कमी हो गई, डिफिशियंसी हो गई। तो इसका मतलब यह हुआ जहां होगी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की कमी, ये बात सभी को समझ में आ गई? जहां पर होगी इलेक्ट्रॉनों की कमी वहां पर जो चार्ज आएगा वो कौन सा आएगा? पॉजिटिव। बस ये बात आपको याद रखनी है। और जहां पर क्या होगी? इफिशियंसी, या आप बोल दो एक्सेस, आधिक्यता, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस, अधिकता, वहां पर चार्ज क्या आएगा बेटा? नेगेटिव। सभी को बात समझ में आ गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है? पॉजिटिव चार्ज किससे आता है? इलेक्ट्रॉन से। नेगेटिव चार्ज भी किससे आता है? सर वो भी इलेक्ट्रॉन से। तो फिर अंतर क्या है? अंतर यह है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन कम वहां पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, और जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा वहां पर चार्ज आएगा नेगेटिव। कभी कभार देखो घर में है ना, जब गार्जियन, जब मम्मी पापा बहुत ज्यादा सख्ती करते हैं तो बच्चे क्या मनाते हैं? थोड़ी देर के लिए चले जाएं, बवाल टले, थोड़ी देर के लिए कहीं चले जाएं तो मस्ती हो जाए। देखा ना आपने शैतान बच्चों को? शैतान बच्चों क्या, सबने शैतानी करी होगी, तुमने सबसे ज्यादा करी है, हमने खैर कम की है। तो ऐसी कंडीशन में आपने देखा होगा कि जैसे घर से कोई चला गया, जैसे पापा ज्यादा डांटते हैं, मम्मी ज्यादा डांटती है, घर से चली गई तो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल माहौल बदल जाता है कि अब तो हम स्वतंत्र हो गए, तो ये प्रभाव कम हो गया। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन है, वो जहां रहता है अपने प्रभाव को जमा के रहता है। ए चुपचाप बैठो, ए शांति से रहो, ए इलेक्ट्रॉन अपने इफेक्ट को दर्शाता है। तो वही यहां पे बात हो गई कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जहां रहेगा वहां अपने आवेश को दिखाएगा, और इसका आवेश क्या है? नेगेटिव। इसलिए जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता वहां पर आवेश आएगा नेगेटिव, और जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी वहां पर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। सभी को बात समझ में आ गई? तो एक बात तो हमको पता चल गई कि इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, बेटा आप इसको कहीं कॉपी में नोट कर लें, पॉइंट बना के, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में, प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन इसके बनते हैं कि जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहां पर वस्तु में धनावेश होगा, और जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वहां पर वस्तु पर क्या होगा? बोलो, ऋण आवेश होगा। तो कितने प्रकार की वस्तुएं होती हैं? दो प्रकार की। घर्षण के द्वारा जब आवेश आएगा तो दो प्रकार का आवेश आएगा, एक को बोला जाता है धन आवेश और एक को क्या बोला जाता है? ऋण आवेश। वन इज द पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर विल बी द नेगेटिव चार्ज। सो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सीक्वेंस तो सभी को क्लियर हो गया होगा कि आवेश क्यों आते हैं। तो दो प्रकार के चार्ज हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ग्लास की रॉड में जो चार्ज आ गया उसको क्या बोलोगे? पॉजिटिव चार्ज अर्थात धन आवेशित, और सिल्क में जो चार्ज आ गया इसको क्या बोलोगे? नेगेटिव अर्थात ऋण आवेशित। तो ये हमेशा याद रखना, कभी भी आपसे पूछे कि ग्लास की रॉड को सिल्क के साथ रगड़ने पर कौन से आवेश आते हैं, तो एक चार्ज है पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नोट कर ले बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। घर्षण के द्वारा आवेश का उत्पन्न होना और पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर हो गया ना? नोट कर लें इसको, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये बात हमको सारी समझ में आ गई। बहुत सारे इसके बेसिक एग्जांपल्स आपने देखे होंगे,
होंगे। आप चेयर पे बैठे हो, पीछे कोई शैतान बच्चा है तौलिया लेकर के और प्लास्टिक के चेयर में तेली से पटके झड़ाम झड़ाम, तो कभी कभार क्या होता है कि हमको एक करंट का एक्सपीरियंस होता है ना, हमको ऐसा लगता है झटका सा लग गया। वो क्यों होता है? फ्रिक्शन के कारण चार्ज का ट्रांसफर हुआ। कॉम्ब को देखा होगा, कंघे को, जब आप कंघे खींचते हो, कंघे से जब क्या कहते हैं, बाल को खींचते हो, सॉरी, जब कंघे से बाल को खींचते हो तो कंघे में क्या आ जाता है? कॉम्ब में चार्ज आ जाता है, चड़चड़ की आवाज आने लगती है कभी कभार बालों से। वो क्यों होता है? ड्यू टू द फ्रिक्शन चार्ज, ठीक है ना, घर्षण के आवेश के कारण। बात समझ में आ गया? छोटे में आपने खेल किया होगा, छोटे में क्या आप भी करते होगे कि जो स्केल होती है उसको फुटा कहते हो, उसको ऐसे ऐसे तेल लगा करके बालों में अगर रगड़ा जाए और उसके बाद उसको कागज के टुकड़ों के पास लाएं तो कागज के टुकड़े उसमें जाकर के चिपक जाते हैं। देखा? अरे सबने देखा होगा यार, कभी ना कभी तो श्योर देखा इन चीजों को। दिस इज आल्सो द फिनोमेना ऑफ फ्रिक्शन चार्ज, ये भी घर्षण के आवेश के ही कारण होता है। तो आई होप आपको फ्रिक्शन पूरा समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, घर्षण के द्वारा आवेश कैसे आता है। आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें और कॉपी में नोट कर लें। क्लियर? और पूरा लेक्चर समझ में आ रहा हो तो लाइक करते जाएं और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको टॉपिक कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। और फिर वही बात, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मन लगा करके पढ़ाई करें। क्लियर? नोट कर लें जल्दी से। क्लियर हो गया बच्चों सभी को? नोट्स बना लिया आप लोगों ने? तो कितने प्रकार के चार्ज हुए? 2 प्रकार के, पॉजिटिव और नेगेटिव। और चार्ज को उत्पन्न करने का पहला तरीका हम लोगों ने बच्चों क्या स्टडी किया? घर्षण के द्वारा आवेश का उत्पन्न होना। क्लियर? दूसरा जो मेथड होता है उसको बोलते हो इंडक्शन मेथड, अर्थात प्रेरण के द्वारा आवेश को उत्पन्न करने की जो दूसरी विधि है उसको बोलते हो इंडक्शन अर्थात प्रेरण। अब ये इंडक्शन क्या है? इंडक्शन का मतलब यह हुआ, अगर हमारे पास कोई भी एक चार्ज बॉडी हो, ठीक, आवेशित वस्तु, चार्ज ऑब्जेक्ट या चार्ज बॉडी, और इसको अगर हम लोग किसी एक अनावेशित वस्तु के पास ले आए, अनचार्ज बॉडी, समझे बेटा? अगर हम लोग किसी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के पास ले आएं तो ये जो अनचार्ज बॉडी है ये भी क्या हो जाती है? आवेश को ग्रहण करती है। जितना आवेश A में है, जिस मात्रा का आवेश है उतना ही आवेश B में, लेकिन प्रकृति विपरीत। अगर यहां पर +Q तो यहां पर -Q। और इस फिनोमिना को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेरण अर्थात इंडक्शन। सभी को बात समझ में आ गई इंडक्शन क्या है? तो प्रेरण का मतलब बच्चों क्या हुआ? प्रेरण का मतलब यह हुआ कि अपने जैसे ही लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश को लाना, अपने जैसे ही लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश को अपने आसपास उत्पन्न कर देना। इस मेथड को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? इस मेथड को इंडक्शन अर्थात प्रेरण के नाम से जानते हैं। तो 2 प्रकार के चार्ज हो गए, +Q और -Q, यहां पर भी आप लोगों ने देखा। और इस फिनोमिना को आप लोग क्या बोलते हो? इंडक्शन फिनोमिना। बहुत उपयोगी है बेटा इंडक्शन। अगर हम चाहें, जैसे आपने देखा नहीं होगा, बच्चे शैतानी करते हैं तो घर वाले कहते हैं लाओ डंडा निकाल के हाथ तुमको बताते हैं, और मारने की जरूरत ना पड़े, बच्चा चिल्लाने लगे अरे बचा लो बचा लो बचा लो, मारो एक भी ना, लाओ डंडा तुमको बताते हैं। सामने वाला क्या कह रहा? अरे नहीं 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 नहीं, अब गलती नहीं, काम खत्म। ये क्या हुआ? इंडक्शन हुआ। डंडा दिया तो नहीं, ये नहीं कि तुमने उसको दे दिया, है ना? तो ऐसा तो नहीं हुआ खाने भर को, आपने उसको डंडा मारा तो नहीं, लेकिन फिर भी वो डर गया और दोबारा सावधान कि सामने वाला आएगा फिर कहेगा लाओ जरा डंडा। दिस इज द इंडक्शन फिनोमिना, इसको प्रेरण कहते हैं। कई बार हुआ है हम लोगों के साथ में भी, घर में ऐसे डराए गए हैं, आप भी डराए गए होंगे, जरूर बताओ या ना बताओ, है ना? क्लियर? कमेंट करके बताना जरा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडक्शन। अब इसका बहुत बड़ा उपयोग क्या है? जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं वो लोग जानते होंगे, और जो अभी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अभी 11th-12th में गए हैं, वो अभी थोड़ा बहुत शायद उनको इंट्रोडक्शन ना हो। 12th में गए क्या है, फिलहाल तो भी परीक्षाएं नहीं हुई, 11th वालों को प्रमोट किया जा रहा है, खैर आगे चलो छोड़ो। और या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन्होंने तो सुना ही होगा संधारित्र अर्थात कैपेसिटर। तो संधारित्र इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। कैपेसिटर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंडक्शन। और उसमें भी कौन सा कैपेसिटर? पहला वाला जिसका नाम था
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आगे इसकी क्लास मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है, इसलिए आप लोग लगातार कंटिन्यूअसली चैनल पर बने रहें और इसको सब्सक्राइब करें, जिससे लगातार आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहें। तो अगर यहां पर चार्ज था प्लस क्यू इस प्लेट पर, तो यहां पर चार्ज क्या था, माइनस क्यू। इस डिवाइस को, इस स्टोरेज डिवाइस को, आवेश को जो एकत्र करने वाली ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस को बच्चों हम लोग क्या बोलते थे, कैपेसिटर। इन प्लेटों के बीच की दूरी डी होती थी, बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता था और ये पूरा समायोजन कहलाता था संधारित्र। आपके फैन में लगा होगा, देखना घरों में जो फैन लगा है, ऐसे वाला फैन लगा है ना सभी घरों में, ठीक, तो वहां पर एक देखना कंडेंसर लगा होता है, उसको हम लोग कंडेंसर भी बोलते हैं, ठीक है। पानी वाली मोटर में भी देखा होगा कंडेंसर लगा रहता है। ये क्या है, कैपेसिटर। ये क्या है, कैपेसिटर, है ना। रेडियो टेलीविजन में भी लगे होते हैं संधारित्र, और ये जिस सिद्धांत पर कार्य करते हैं उसका क्या नाम है, इंडक्शन अर्थात प्रेरण। तो आई होप आपको प्रेरण भी समझ में आ गया होगा। तो पहली टेक्निक क्या थी, फ्रिक्शन अर्थात घर्षण के द्वारा आवेश का आना, और दूसरी टेक्निक क्या थी, इंडक्शन अर्थात प्रेरण के द्वारा आवेश का आना। और तीसरे प्रकार की जो टेक्निक होती है उसको बोलते हो कंडक्शन अर्थात चालन। तो चालन के द्वारा आवेश की उत्पत्ति। क्लियर, चालन के द्वारा आवेश की उत्पत्ति। सबसे पहले YouTube चैनल जब चालू किया था तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें खैर ज्यादा व्यूज नहीं है, आप लोग उसको देख सकते हैं। आप लोग उसको वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाके सबसे नीचे इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक वीडियो आप लोग देख सकते हैं, उसकी क्वालिटी कैसी थी। शुरुआत थी चैनल पे, पहली बार मैं भी उस पर पढ़ा रहा था, तो थोड़ा थोड़ा होता है ना, पहली बार कोई काम अगर करो तो उसमें जो मैटर था, जो कंटेंट था, वॉइस भी क्लियर नहीं है, फैन भी आवाज़ कर रहा है, लेकिन फिर भी बच्चों ने काफ़ी पसंद किया था। ज़्यादा उसमें व्यूज़ नहीं है, थोड़ा आप लोग उसको देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वो वाला वीडियो और ये वाला वीडियो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क समझ में आ जाएगा। वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक था और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं दे दूँगा, तो उसको आप लोग जरूर देखें कि पहला वीडियो सर ने कैसे पढ़ाया था। ठीक है, वहाँ पे बोल्ड कैसा था, लाइटिंग कैसी थी, साउंड कैसा था, और आज ये जो पढ़ा रहे हैं तो इसकी सारा मटेरियल कैसा है, तो दोनों में अंतर है। जरा कमेंट करके जरा बताना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं उसका डाल दूंगा पहले वाले वीडियो का, उसको जरूर सब लोग देखना। तो यहां पर ये हो गया कंडक्शन यानी चालन के द्वारा। यार ये तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमारे पास कोई भी एक मेटल हो, धातु हो, मेटल को जानते हो कंडक्टर्स होते हैं, और इसको अगर हम लोग आवेश दे दें तो ये टेक्निक सीधे सीधे क्या कहलाई, चालन। किसी भी चालक को आवेश देना, द चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टर इज नोन एज कंडक्शन। तो ये तो खैर अभी आगे आएगा, अलग से एक पूरी यूनिट है इलेक्ट्रिक कंडक्शन की, वैद्युत चालन की, आप पढ़ोगे तो आई होप आपको तीनों तरीके समझ में आ गए होंगे। पहला घर्षण के द्वारा बाय द फ्रिक्शन, दूसरा प्रेरण के द्वारा बाय द इंडक्शन, और तीसरा चालन के द्वारा बाय द कंडक्शन। क्लियर, अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझको भी पता चले कि मैंने जो मेहनत करी उसका आउटपुट क्या है, आपको कुछ टॉपिक क्लियर हुआ या फिर आपका टॉपिक क्लियर नहीं हुआ। क्लियर, अब कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें होती हैं, उनको थोड़ा दिमाग में रख लेना। जैसे आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, याद भी होगा बच्चों को, जिनको ना याद है वो लोग लर्न कर लो। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है बेटा, कूलाम, ठीक है। और सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्टैट कूलाम, ठीक। इसको शॉर्ट में हम लोग ईएसयू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईएसयू। इसको लर्न कर लो, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। आवेश का एसआई मात्रक ईएसयू, कूलाम और ईएसयू में रिलेशन याद कर लेना। एक कूलाम में 3 × 10⁹ ईएसयू होता है। लिख लो इसको, 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ईएसयू। इसको भी अपनी कॉपी में कहीं मेंशन कर लें, एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, आवेश का एक और मात्रक होता है, उसको बोलते हो ईएमयू, विद्युत चुंबकीय कूलाम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इसको बोला जाता है, इसको भी लिख लें। आवेश का एक अन्य मात्रक ईएमयू है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और एक ईएमयू में 10 कूलाम होता है, इसको भी आप कहीं नोट कर लें। एक ईएमयू इज इक्वल टू 10 कूलाम, ये भी आपको लर्न होना चाहिए पेपर के लिए। एक ईएमयू में 10 कूलाम होता है, इसको भी कहीं पर आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। एक ईएमयू में 10 कूलाम होता है। आवेश का मात्रक हो गया, आवेश की विमा जानते हो, डायमेंशन फार्मूला ऑफ चार्ज, और डायमेंशन फार्मूला ऑफ चार्ज जानते हो 80 होता है बेटा।
लिख लो, आवेश की जो विमा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, AT। I बराबर Q बाई टी, तो Q बराबर IT, वहां से इसकी जो विमा होती है वो क्या बन जाती है, AT। सभी को बात समझ में आ रही है क्या? मैं जो पढ़ा रहा हूं वो बात सभी तक आसानी से सरल शब्दों में पहुंच रही है? क्या आपको सारी बातें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करें और बताएं। तो इसी प्रकार के अन्य लेक्चर या आगे के वीडियोस भी मैं लगातार अपलोड करता रहूंगा। तो बच्चों इनके आप नोट्स बना लें। ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक हम लोग रखते हैं। और रिवीजन का ये टॉपिक कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं कि आपको सारा टॉपिक रिवाइज हुए कि नहीं हुए, आपको कंटेंट कैसा लगा, इंपॉर्टेंट लगा कि नहीं लगा। और जो लोग चोरी छुपे वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो कर लें। उसमें आपका क्या हर्ज है, आपको सहूलियत ही रहेगी कि आगे जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आप तक पहले पहुंचेगा। और तैयारी को मन लगा करके करें, सारे टॉपिक के नोट्स बनाएं, वीडियो को पॉज करें और जरा पहला वाला वीडियो जरूर चेक करना, उसको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक उसका डाल दूंगा, और नहीं तो आप उसको सर्च भी कर लेंगे तो मिल जाएगा। सबसे पहला वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही था, तब में आज में कुछ अंतर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये होता रहता है, बदलाव संसार का या प्रकृति का नियम है। ठीक है बच्चों, तो सभी लोग मन लगा करके तैयारी करें। इसका सेकंड पार्ट, आज हम लोगों ने चार्ज को फिनिश किया है, अब हम लोग कूलाम्स लॉ, अगला पार्ट जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का कूलाम्स लॉ, उस कूलाम्स लॉ का वीडियो आपके पास लेकर आएंगे और यूट्यूब चैनल में अपलोड करेंगे और आपको वो पसंद भी आएगा। इस प्रकार का मैटर आपको प्रोवाइड करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। जो नए बच्चे हैं, जो अभी लगातार क्लास 12 का पेपर उनका बाकी है होना, लेकिन आगे उनकी तैयारी है, सपना है डिफेंस में जाना, इंजीनियरिंग में जाना, डॉक्टर बनना या कुछ भी ऐसा हो, तो उनके लिए लेक्चर बड़ा उपयोगी है। आप लोग तैयारी करें और मन लगा करके अपने प्रिपरेशन को और अच्छा करते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।